Dear student, a very good morning to all of you. Today, now we are going to discuss a very important, a very tricky issues related to constitutional law. That is a very leading case of the Bombay High Court. That is State of Bombay versus Narasu Appamali 1951 judgment, which is totally based on the constitutional validity of the personal law, especially the whether usage and custom will be prevail over the constitutional law or constitutional law will be prevail over the personal law as well as the usage and custom. Because recently there are so many judgments have been come before the Supreme Court and different High Court where the issue was very clear that if you see the Sabrimala judgment and triple talaq cases and even Joseph Stein cases, a lot of issues has been raised before the Supreme Court and different High Court regarding which law will be prevail, either the personal law as well as the usage will prevail over the society, because our Indian society as well as the Hindu society has been running since time immemorial to till date, and whether the constitutional law will be supreme over the land of the law. So अंदर दिस पृष्ठभूमि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन इसके पूरे के पूरे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पामाली की जजमेंट से लेकर आज तक कितने कैसे कैसे लॉ जो है इस संबंध में आया और इस जजमेंट का कितना इम्पैक्ट जो है आने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर पड़ा। 1940 में दोस्तों हुआ एक था कि नरासू अप्पामाली जो कि बम्बई में निवास करते थे, उन्होंने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए जो है पत्नी के कंसेंट से जो उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। इसका रीजन एक बहुत क्लियर था कि नरासू अप्पामाली को अपनी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हो रहा था, क्योंकि संतान स्पेशली द सन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट राइट्स एज वेल एज द पितृ ऋण और तमाम ऐसे हिंदू धर्म की जो विशेषताएं थी, टेनेट्स थे, उसमें पुत्र का होना जरूरी है। और एक व्यक्ति को चूंकि शादी से उसका पुत्र नहीं हो रहा था या कोई संतान नहीं थी, अतः उसने अपनी पत्नी के कंसेंट से दूसरी शादी की। ये इस केस का फैक्ट था। शादी के कुछ ही सालों के पश्चात बॉम्बे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट 1946। शादी के कुछ ही सालों के बाद ये एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट का उन्होंने दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण की। पहला था, उन्होंने हिंदुओं में वर्षों से चली आ रही प्रथा कि पॉलीगैमस मैरिज वर प्रिवेंट अंडर द हिंदू सोसाइटी सिंस टाइम मेमोरियल टू टिल 1946 as well as the 1955 when the Hindu Marriage Act was enacted। और एक हिंदू स्वतंत्र था, एक से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज शुरू से चला रहा था। अतः इसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो है बॉम्बे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है 1946 का एक्ट जो है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट, और जिसमें एक्ट ने तीन बातें कही। पहला तो उन्होंने बाइगेमस और पॉलीगैमस मैरिजेस को उन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया हिंदुओं में, स्पेशली दिस एक्ट वाज कॉल्ड हिंदू बाइगेमस, तो हिंदू पर अप्लाई करता था। उन्होंने हिंदुओं में चली आ रही वर्षों से चली आ रही पॉलीगैमस या बाइगेमस की प्रथा को समाप्त कर दिया और उसे क्रिमिनलाइज घोषित किया। साथ ही साथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू द 7 years का प्रावधान रखा गया। तीसरा है मॉनेटरी फाइन भी उन्होंने लगाया। यानी कि अब जो है 1940 इस एक्ट के इनेक्शन के बाद जो है 1946 के बाद कोई भी हिंदू जो है एक पत्नी की रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ये बात हिंदुओं में अप्लाई कर गई। तो और इसी एक्ट के आधार पर अक्टूबर 24, 1950 को अप्पामाली को और 6 अदर लोगों को जो है वो इसी एक्ट के तहत जो है बाइगेमस का अपराधी माना गया। उसने पत्नी के कंसेंट से भले से शादी की थी, लेकिन कंसेंट डजंट मैटर एज फार द इट इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ। सो देन अप्पामाली वाज प्रोसिक्यूटेड एंड गिव सेंटेंसेस टू द 2 months रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विद फाइन ₹75। और ये जो जजमेंट जो है वहां के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो है जो मजिस्ट्रेट थे श्री आरपी साल्वे ने ये फैसला सुनाया। इसी फैसले के खिलाफ जो है नरासू अप्पामाली जो है इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सांगली के सेशन कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया और सांगली के सेशन कोर्ट ने जो है नरासू अप्पामाली को एक्विटेड कर दिया और कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
और इसी जजमेंट के खिलाफ, यानी सेशन कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे जो है ये सेशन कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। यानी कि सरकार जो है सेशन कोर्ट के निर्णय से, जो उसने अप्पा माली को एक्विट किया था, उस निर्णय के खिलाफ वो है वो हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में मोटा मोटी जो है देयर आर 4 इशू व्हिच हैज बीन रेज्ड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। फर्स्ट इज जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलीगैमस मैरिज जो है वाज नेसेसिटी फॉर ए हिंदू माइंड, क्योंकि क्या पहला इशू था कि क्या हिंदू जो है अगर हिंदू जो है पॉलीगैमस मैरिज करता है तो क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के तहत आएगा, क्योंकि हिंदुओं में 2-3 प्रथाएं बहुत एज पर द मैरिज इज कंसर्न इट इज ट्रीटेड एज ए संस्कार। 17 संस्कारों में से एक संस्कार है कि ईच एंड एवरी मैन हैज टू एंटर टू द मैरिज। एक पुरुष तब तक पूर्ण पुरुष नहीं होता जब तक वो पिता न बन जाए, एक माँ तब तक पूर्ण स्त्री नहीं कहलाती जब तक कि माता न बन जाए। अतः माता पिता बनने के लिए रिलीजियस शादी करना जरूरी है, और शादी रिलीजियस मैंडेट है। ईच एंड एवरी हिंदू हैज ए ऑब्लिगेटरी टू एंटर टू द मैरिज लाइफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ब्रह्मचर्य। ये शुरू से चला आ रहा था, अतः उसने शादी किया। और शादी में दूसरा बात है, जो शादी करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट द जनरेशन विल बी कंटिन्यू, एंड देयर आफ्टर सेकंड इज सन इज परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ हिज फादर। सन के पिता के मरने पर सन जो है अगर वो मुखाग्नि देता है तो वो जो है सॉल्वेशन को प्राप्त करता है। इस तरह की प्रथाएं जो है हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। अतः सन का होना, सन जो है पिता के द्वारा पिता के जीवन काल में लिए गए ऋण को चुकाने के लिए बाध्य होता है। अतः सन का रहना बहुत जरूरी है, और अगर सन नहीं होता है तो मेजॉरिटी ऑफ द मैरिज विल परफॉर्म एज पर द पॉलीगैमस मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ द कि सन नहीं था तो उन्होंने दूसरी शादी किया। यानी कि किसी रीजन के रहते हुए दूसरी शादी करने की प्रथा जो है हिंदुओं में सब शुरू से चली आ रही थी। और इसी प्रथा के अगेंस्ट जो है ये हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट 1946 पारित किया गया। तो सबसे पहला सवाल ये था कि क्या जो इंस्टीट्यूशन है, जो हिंदू मैन है वो अगर दूसरी शादी करता है तो क्या वो शादी जो है बच्चे के लिए अगर दूसरी शादी करता है तो क्या ऐसी स्थिति में उस मैरिज को वैलिडिटी प्रदान की जाएगी। दूसरा है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिज एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट कहा गया इस अप्पा माली के केस में, क्योंकि अप्पा माली हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जब एक साथ 4 पत्नी रह सकता है, उनके धर्म में भी ये शुरू से चला आ रहा है, तो एक हिंदू को जो वैलिड रीजन होने के कारण कि उसका सन नहीं है उसने दूसरी शादी की थी, तो इसको रीजन के नाम पर कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए आपने हिंदू बाइगेमस एक्ट पारित कर दिया, मुस्लिम है आपने पारित नहीं किया केवल, यानी कि एक्ट के पारित होने के आधार पर वो व्यक्ति प्रोसिक्यूटेड किया जा रहा है। अतः ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। थर्ड, अप्पा माली ने जो आर्गुमेंट दिया है कि आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने धर्म में कही गई बातों का प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का राइट है। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड और हेल्थ और अदर रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत वो अपने चाहे तो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, रिकन्वर्ट कर सकता है, और किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रोपोगेट करने के लिए वो स्वतंत्र है। अतः हिंदू धर्म में जो टेनेट्स है कि वो शुरू से ही पॉलीगैमस मैरिज चला रहा था तो उसको पालन करने के लिए एक हिंदू जो है वो स्वतंत्र है। चौथा उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि आर्टिकल 15 and 14 which talks about the state shall not discriminate against an individual solely on the basis of the religion, caste, creed and date of birth। ये इस आधार पर, यानी कि किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो एक्ट है ये हिंदू पर अप्लाई करता है, मुस्लिम पर अप्लाई नहीं करता, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है। अतः इस एक्ट को जो है वो जो इनकंसिस्टेंट विद द लॉ मानते हुए इसे इनवैलिड घोषित किया जाए। ये आर्गुमेंट जो है नरासू अप्पा माली की तरफ से दिया गया। दोस्तों जब जो मेजर जो इश्यूज था कि जो आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट द पर्सनल लॉज एंड पर्सनल लॉ विल नॉट बी प्रिवेल ओवर द एंड पर्सनल लॉ विल बी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट बिकॉज इट हैज बीन बेस्ड ऑन द कस्टम एज वेल एज द यूसेज एंड इट हैज बीन रनिंग सिंस टाइम मेमोरियल टू टिल डेट, सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्रोगेट द प्रोविजन ऑफ द कस्टमरी लॉ। तो ये इशू बहुत ही मेजर इशू था। और जब हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन था तो क्वेश्चन 3 हाई कोर्ट के
सामने 3 क्वेश्चन रेज किया गया। पहला था इज बाइगेमी एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन हिंदू रिलीजन, क्या बाइगेमी जो है हिंदू धर्म का एसेंशियल प्रैक्टिस है। दूसरा है कैन सोशल रिफॉर्म बी अप्लाइड सेलेक्टिवली, क्या सोशल रिफॉर्म को किसी धर्म पर अप्लाई किया जाएगा, किसी धर्म पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्ट जो है वो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि पर अब तो अप्लाई करता है, क्रिश्चियन पर भी ये ना अप्लाई करता है, लेकिन मुस्लिमों पर अप्लाई नहीं करता। क्या सिलेक्टिवली एक लॉ जो एक लेजिस्लेशन जो है सिलेक्टिवली किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर अप्लाई करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा, ये इशू रेज किया गया। तीसरा था वेदर रिलीजियस कस्टम एंड प्रैक्टिसेस इज कंसीडर लॉ अंडर द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दोस्तों आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 जो है वो बात करता है कि स्टेट that any law in consistent with the derogation of the fundamental right, ऐसा कोई भी नियम, कानून, रूढ़ी, विधियां, प्रथाएं जो इस संविधान के चालू होने के बाद, इस संविधान के लागू होने से पहले से चली आ रही थी, इस संविधान के लागू होने तक उस मात्रा तक सुन हो जाएगी जिस मात्रा तक ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंस में, यानी कि कोई भी प्रथा, नियम, कानून जो है वो इस संविधान के लागू होने के बाद अगर फंडामेंटल राइट या किसी भी प्रावधान का वायलेट करता है तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 स्पेशली जो है वो बोलता है। जबकि तो ये इसी सारे इश्यूज पर जो है 3 इश्यूज जो है वो इस हाई कोर्ट में उठाए गए थे, और तीनों इश्यूज पर जो दोस्तों तो नरासू अप्पा माली का जो जजमेंट था उसमें अगर आप देखें तो देयर आर 3 वैलिड इश्यूज वर रेज्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। फर्स्ट इज दैट कि क्या कोई प्रैक्टिस जो सदियों से चली आ रही थी, इस पर इस एक्ट का यानी बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिजेस एक्ट के द्वारा क्या इस प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है, पहला। दूसरा इशू था क्या ऐसे लेजिस्लेशन जो है जो सिर्फ एक कम्युनिटी बेस पर ही आधारित होंगे, भारत के सभी नागरिकों पर अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज अमंग द हिंदूज दिस बाइगेमस मैरिजेस एक्ट 1946 वर प्रिवेलेंट। ऑन द कंट्री एक मुस्लिम एक समय 4 पत्नी रख सकता है, ये वैलिड होगा, और ये एक हिंदू एक समय में एक से ज्यादा पत्नी न रखे, क्या ये कंट्री नहीं है, कम्युनिटी के ऊपर जो है आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लगा रहे हैं। तो देयर आर 2 इश्यूज। थर्ड इश्यूज दैट कि वेदर द प्रैक्टिस एंड यूसेज विल कम अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ विच टॉक्स अबाउट द कि इस जो भी इस संविधान के पारित होने से पहले जितने भी अधिनियम, नियम, विधियां थी, तो क्या ये विधियों के अंतर्गत प्रैक्टिसेस एंड यूसेज भी आएंगे? अगर आएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेरिफेरी के भीतर आएगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएगा। तो ये 3 बेसिक इश्यूज जो है वो अप्पा माली के केस में सुप्रीम कोर्ट में रेज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक जजमेंट को जुलाई 24, 1951 को पारित किया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा दैट द लॉ जो हम बात कर रहे थे, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगेमस मैरिजेस एक्ट 1946 वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो बार बार ये उठा था कि ये एक्ट जो है अमंग द हिंदूज केवल अप्लाई करता है, हिंदुओं को एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा रहा है, ये उसने सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कोई प्रश्न नहीं लग सकता है। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि मेजर इशू ये था कि हिंदू जो है दूसरी शादी इसलिए करता है, मैक्सिमम रीजन ये होता है कि उसका जो है पहली शादी से अगर कोई पुत्र प्राप्त ना हो तो वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं होगा, रिलीजियस सॉल्वेशन नहीं मिलेगा, तो पितृ ऋण की वसूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज ए पायस ऑब्लिगेशन ऑफ द सन टू पे हिज फादर डेब्ट। ये सब चीजों के लिए पुत्र का होना जरूरी है। तब पुत्र नहीं है तो दूसरी शादी जनरली हिंदू में लोग करते थे। अतः बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि हिंदुओं में एडॉप्शन जो है फ्रॉम द टाइम मेमोरियल टू टिल कंटिन्यू है, एडॉप्शन का जो प्रैक्टिसेस है, जो प्रथाएं हैं, वो सदियों से चली आ रही है कि अगर किसी का अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे के पुत्र को भी अपना पुत्र एडॉप्शन बना सकता है, एडॉप्शन करके वो बना सकता है। ऑन द कंट्री मुस्लिम में एडॉप्शन टोटली प्रोहिबिटेड है। तो इस आधार पर कि अतः बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस आधार पर कि पुत्र नहीं हो रहा है अतः आप दूसरी शादी करेंगे, इसकी इजाजत नहीं जा सकती। अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो आप एडॉप्शन में जा सकते हैं, और एडॉप्शन में भी जो अगर एक बार आपने एडॉप्शन वैलिड हो गया है तो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टेड चाइल्ड एंड द बायोलॉजिकल चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड को भी बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल चाइल्ड का ही दर्जा हिंदू में दिया जाता है। अतः अगर आपका बच्चा नहीं है तो आप अडॉप्टेड भी कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं में जो बात बार बार करी थी कि ये लॉ ये एक्ट जो है, बाइगेमस एक्ट जो है, सिर्फ हिंदुओं पर अप्लाई करता है, मुस्लिमों पर अप्लाई क्यों नहीं करता है, या मुस्लिम के लिए भी इस तरह से कोई लॉ क्यों नहीं बना है। उन्होंने कहा कि हिंदू सोशल रिफॉर्म बेस्ड ऑन द कंसेशनस। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि जो लॉ आया है वो कंसेशनस पर आधारित लॉ है, और इस कंसेशनस को बनाने के लिए हमारे सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और तमाम ऐसे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने समय समय पर हिंदुओं के बीच में जो कुरीतियां चली आई थी, जो बैड प्रैक्टिसेस चली आई थी, उसको हटाने के लिए, जैसे चाइल्ड मैरिजेस था, विधवा विवाह था, और इवन पॉलीगैमस मैरिज था, इसको हटाने के लिए समय समय पर उन्होंने आंदोलन किया। और इस पृष्ठभूमि में हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये सोशल रिफॉर्म लॉ है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, अतः इस रिफॉर्म को हिंदुओं के ऊपर लागू किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में की थी, जो क्रश ऑफ द जजमेंट था, वो इन्होंने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ एंड कस्टम इज इम्यून फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर मैं रिपीट करूं, पर्सनल लॉ एंड कस्टम इज इम्यून फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बात कस्टमरी लॉ या प्रथा पर आ रही है तो ये इस पर जुडिशरी कोई मत नहीं रखेगी, ये जुडिशरी परव्यू से बाहर रहेगा। यानी कि कोर्ट जो है कभी भी पर्सनल लॉ एंड कस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कभी भी जो है ये इम्यून है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर इसको नहीं देखा जा सकता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 13 की विषय वस्तु नहीं है, ये कस्टम है, यूसेज है, ये लॉ नहीं है, ये सदियों से चली आ रही प्रथा है, ये लॉ के परव्यू से बाहर की चीज है। अतः कोई भी कोर्ट जो है कस्टम और यूसेज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज वाले कोई भी याचिका जो है वो नहीं सुनना करेगा। तो इस आधार पर जो है 3 आधार पर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को जो है वो जो है अपहेल्ड कर दिया। और ये जो तीसरा वाला था कि इम्यून की बात जो की थी, वो सबसे प्रमुख बात आई दोस्तों। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट इट इज द जजमेंट विच हैज बीन अगेंस्ट द स्टेट, की स्टेट को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पेरिफेरी से पर्सनल लॉ को बाहर रखा। डिस्पाइट ऑफ दैट इस स्टेट ने इस पामाली वाले जजमेंट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। स्टेट चाहती तो बहुत अच्छी तरह से, उस वक्त 1951 का समाज था, वो नया भारत का संविधान लगा था, भारत के संविधान में को लागू हुए जस्ट 1-2 साल हुए थे, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे सुप्रीम रखा गया था, लॉ ऑफ लैंड को सबसे सुप्रीम रखा गया था। अगर उस वक्त इस जजमेंट को चैलेंज किया जाता तो डेफिनेटली पामाली जजमेंट का जो तीसरा वाली बात थी कि पर्सनल लॉ इवन इफ इट वाज रिग्रेसिव इन नेचर कैन बी परमिसिबल, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि साफ साफ कहा कि पर्सनल लॉ चाहे जितना भी रिग्रेसिव क्यों ना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पेरिफेरी के बाहर रहेगा। ये जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे रीजन थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बात दोस्तों चल रही थी हिंदू कोड बिल की, तमाम हिंदू के सोशल रिफॉर्म की बात हो रही थी। अगर ये जजमेंट को चैलेंज किया जाता तो उस सारे रिफॉर्म पर शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक लगता। ये अपना पॉलिटिकल इश्यूज है, दैट इज द आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ओवर दैट पर्टिकुलर। नाउ अगर आप देखें तो लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट इट एक्चुअली नेवर बी ओवर रूल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पामाली के जजमेंट को कभी भी ओवर रूल नहीं किया है, लेकिन बट इट हैज सिग्निफिकेंटली डायल्यूटेड द मोशन, लेकिन उसके जजमेंट को उसमें डायलूट जरूर कर दिया। अगर तमाम केसेस को अगर आप देखें, हमने 2-3 केसेस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रिपल तलाक केसेस बेस्ड ऑन द सहारा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीजन उन्होंने ये दिया, जो पामाली वाले जजमेंट में कहा था कि
प्रैक्टिसेस और कस्टम जो है वो लॉ का पार्ट नहीं होगा, अतः वहां पर उन्होंने वैलिड किया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक का जो कस्टम है, यूसेज है, ये पर्सनल लॉ का पार्ट नहीं है, बल्कि ये लेजिस्लेशन का पार्ट है। शरीयत एक्ट में जो है स्पष्ट रूप से ट्रिपल तलाक मेंशन है, अतः इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के बाहर नहीं आएगा और ये लेजिस्लेशन के तहत आएगा और लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को चैलेंज करना जो है वो आर्टिकल 13 के भीतर आता है। अतः इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। दोस्तों एक बार पुनः मैं रिपीट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस इट वाज कोडिफाइड एंड इन द शरीयत लॉ which was actually a legislation and it does not actually no longer remain a custom, so Supreme Court invalidated this particular practices। तो इस आधार पर लेजिस्लेशन मान के उसने आर्टिकल 13 के अंतर्गत इसको खींच दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। जबकि अप्पा मालू केस में कहा गया था कि पर्सनल लॉ जो है वो इवन इफ रिग्रेसिव इन नेचर कैन बी परमिशन, ये जुडिशियल स्क्रूटनी के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के बाहर है। दूसरा जजमेंट आया था जो दोस्तों कि इस जो अप्पा माली के केस में कहा गया, दूसरा जो जजमेंट आया था, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज जोसेफ साइन वसूलिंग ऑफ इंडिया केस, इट वायलेट आर्टिकल 14, 15 एंड 21। यहाँ भी जो सदियों से चली आ रही प्रैक्टिस थी जो दोस्तों जोसेफ साइन के केस के पहले जो है वो एडल्ट्री जो है, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज इफ वन पार्टी हैविंग द सेक्सुअल रिलेशन विद other than the spouse, it would be amount to be a cruelty. It would amount to be adultery under the both criminal law as well as the family law। क्रिमिनल लॉ में सदियों से एडल्ट्री को जो है वो अपराध मान के 7 साल की सजा का प्रावधान शुरू से 1860 से चला आ रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वसूलिंग ऑफ इंडिया के बाद में उसे स्टॉप डाउन कर दिया। हाँ, फैमिली लॉ में ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड था जो अभी भी चला आ रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी कहा कि ये जो एडल्ट्री के प्रैक्टिसेस है जो सदियों से चली आ रहे थे, इसे जो है इसे भी ये प्रैक्टिस न मान के इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पेरिफेरी में माना और इसे इनवैलिड घोषित कर दिया। तीसरा जो जजमेंट था दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट था, जो सबरीमाला का टेम्पल केस था, विच इज बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन अ लॉन्ग स्टैंडिंग बैन ऑन वुमेन ऑफ मैस्टुरेटिंग एज फ्रॉम एंटरिंग द सबरीमाला टेम्पल। सदियों से जो प्रैक्टिस चली आ रही थी कि मैस्टुरेटिंग वुमेन को जो है वो सबरीमाला टेम्पल में जाने से रोका जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसी जो प्रथाएं हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही जब सबरीमाला का जजमेंट उन्होंने दिया, दैट ही सेड दैट द Narasu finding was based on flawed premises, that is very important. He said that the Constitution of India is supreme because it provides right of dignity, liberty and equality and prevail over the social practices. Therefore, personal law never be out of constitutional scrutiny। यहाँ पर जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो है यहाँ पर जो बात कही गई थी कि अप्पा मालिक के केस में कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के बाहर है पर्सनल लॉ और कस्टम, क्योंकि पर्सनल लॉ और कस्टम सुप्रीम है। लॉ ऑफ लैंड को उन्होंने थोड़ा उसके नीचे माना। यहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कर दिया था किसी भी देश में लॉ ऑफ लैंड जो है जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो आर्टिकल 14, 15 और 21 की बात करता है, वो सुप्रीम होगा, ना कि जो प्रैक्टिसेस जो सदियों से चली आ रही थी। इफ देयर इज एनी कंट्री बिटवीन द प्रैक्टिसेस एंड लॉ ऑफ लैंड, देन लॉ ऑन लैंड विल प्रिवेल ओवर द प्रैक्टिसेस एंड यूसेज व्हिच हैज बीन रनिंग सिंस टाइम मेमोरियल। तो दोस्तों ये जो बहुत ही बड़ी बात जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो सबरीमाला के केस में की थी वो यही था, और इसी आधार पर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ये जो जजमेंट है नरासू का जो जजमेंट है वो बेस्ड ऑन द फ्लॉड प्रीमाइसेस पर आधारित है। अगर आप देखें दोस्तों
पर्सनल अफेयर्स के मैटर में ज़्यादातर हम लोग पर्सनल लॉ अप्लाई करते हैं, और पर्सनल लॉ जो है ज़्यादातर आधारित है धर्मशास्त्रों पर, धर्म ग्रंथों पर, वेदों पर या कस्टम्स पर। और आज भी अगर आप फैमिली लॉ में देखें तो रजिस्टर ऑफ कंजुगल लॉ टॉक्स अबाउट द आफ्टर द मैरिज बोथ द पार्टी हैव ए राइट टू लिव टुगेदर एंड परफॉर्म देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस। तो ये इस पर अगर और इसमें कई जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। अगर आप देखें तो एक जजमेंट आया था टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बैया, इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज कोड विच टॉक्स अबाउट द रजिस्टर ऑफ कंजुगल राइट की पत्नी जो है पति के साथ में रहना उसकी जिम्मेदारी है, उसके दिए गए घर में प्रोवाइड किया गया जो घर है उसके साथ रहना सोना उसकी जिम्मेदारी है। इस चीज को जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया, यानी सेक्शन 9 को ऑफ द हिंदू मैरिज को उन्होंने इनवैलिड घोषित कर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा ये क्रूअल एक्ट है जो पत्नी को पति के साथ रहने के लिए विवश करता है, उसे हम बिस्तर होने के लिए विवश करता है। जबकि उसी के एक साल, ये जजमेंट 83 में आया था, उसी के जस्ट एक साल के बाद सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं साहब, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो जजमेंट को उन्होंने ओवर रूल कर दिया और कहा नहीं, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज जस्ट हैज ए रेमेडी टू फॉर द बोथ द पार्टी, कि कोर्ट जो है उसे एक समय देती है कि आप जो है अपना जो मैरिटल ऑब्लिगेशन में जो डिफेक्ट आ गया है वो उसे आप सही करें, अदरवाइज मैरिज विल बी डिक्लेयर नन एंड वॉइड। ये अतः ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला अगर आप देखें तो समय समय पर पर्सनल लॉ वर्सेस लॉ ऑफ लैंड का जो डिस्प्यूट है वो शुरू से चला आ रहा है, और बार बार ये जब भी कभी इसकी जांच होती है तो कभी कभी जजेस जो हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो झुकता है पर्सनल लॉस के ऊपर, झुकता है इश्यूज के ऊपर, क्योंकि इट हैज बीन लॉन्ग रनिंग लॉ। क्योंकि आज से नहीं, पर्सनल लॉ अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो 6000 साल पहले से धर्म चला आ रहा है, और शुरू से ही तमाम ऐसी प्रथाएं थी, रूढ़ियां थी जो एक हमारे नस में बस गई है। अतः आज की डेट में अगर आप लॉ ऑफ लैंड के आधार पर उसे आप कहेंगे कि ये स्ट्रक डाउन किया जा रहा है, इसे हटाया जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज ए हू एंड क्राई इन द नेम ऑफ द पर्सनल लॉ। दूसरी तरफ लॉ ऑफ लैंड डेफिनेटली सुप्रीम है। भारत के संविधान के आगे कोई भी यूसेज कस्टम नहीं चलेगा, और ये भी बात जस्टिस सबरीमाला केस में स्पष्ट कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि चाहे वो कस्टम ही क्यों ना हो, यूसेज क्यों ना हो, पर्सनल लॉ ही क्यों ना हो, ये सभी चीजें जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो लॉ के रूप में ट्रीट की जाएगी, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी जो है वो कोर्ट को करने का अधिकार है। कोई भी बैक पिटिशनर्स को इस आधार पर कि वो सदियों से चली आ रही है और वो पर्सनल लॉ की विषय वस्तु है उसको नहीं छुआ जाएगा, ये गलत है। और इसी आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अब तमाम जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल को सुप्रीम रखते हुए दे रहा है, जो कि बैक पिटिशन चला आ रहा था उसे जो है, हाँ ये अलग बात है कि कोई लेजिस्लेशन किसी एक धर्म पर अप्लाई न करे, दूसरे पर न करे, दैट इज इट इज एब्सोल्युटली द पॉलिटिकल मैटर, इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू मेक द कॉमन लॉ। जैसे कि आपने उत्तराखंड में पास किया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है जो कि सभी पर अप्लाई करता है, बट इट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडिया कि सभी धर्म के लोग इसे आपसी सौहार्द के रूप में माने, तो वो एक इशू है। बट इन द लास्ट वी कैन से दैट कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली का जो जजमेंट था वो एक बैलेंस जजमेंट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जजमेंट ज्यादातर बेस्ड है पर्सनल लॉ को सुप्रीम माना गया है, और लॉ ऑफ लैंड को जो है वो उसके भीतर रखा गया है। जबकि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ लैंड को सुप्रीम माना है और पर्सनल लॉ को उसके भीतर रखा है। तो विद दिस वर्ड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस होल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी चीजें समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।